एक कस्बे में बाली नाम का आदमी अपने बुजुर्ग अब्बू भीमा के साथ रहा करता था। बाली को बचपन से ही पहलवानी करने का बेहद शौक था, मगर उसके अब्बू भीमा वो बाली को हमेशा पहलवानी करने से मना किया करते थे। एक दिन तंग आकर बाली ने अपने अब्बू से बोला, मेरी समझ में नहीं आता पापा, आखिर आपको मेरी पहलवानी से दिक्कत क्या है? दिक्कत है बेटा, तुम इस दुनिया को नहीं जानते। पहलवानी से तुम्हारा भविष्य नहीं बन सकता। इससे कई ज्यादा अच्छा है कि तुम अपना मन किसी और काम में लगा दो या कोई छोटा मोटा व्यापार कर लो। इससे तुम्हारी जिंदगी अच्छी रहेगी। पापा, मेरा मन ना ही किसी काम में लगता है और ना ही किसी व्यापार में। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे बचपन से ही पहलवानी करने का शौक है और ये शौक मुझे विरासत में मिली है। आप भी तो अपनी जवानी में बहुत अच्छे पहलवान थे। हाँ, ये सही है कि मैं अपनी जवानी में अपने गांव का नामी पहलवान था। मुझे कोई भी अखाड़े में हरा नहीं पाया, लेकिन उसके बदले में मुझे मिला क्या? गरीबी और बेबसी। अरे आज मैं अपने पैरों पर चल फिर भी नहीं सकता। मैं तुम्हें इस लाचारी भरे जिंदगी से बचाना चाहता हूँ बाली। पापा, आपको हो क्या गया है? मैं अपने गांव के बहुत बूढ़े पहलवानों को देखता हूँ जो अपने बेटों को अखाड़े में लड़ने की शिक्षा देते हैं, मगर आप पहले से पहलवान पापा है जो अपने बेटे को पहलवानी करने से रोक रहे हैं। अगर मैं तुम्हें रोक रहा हूँ बेटा, तो तुम क्यों नहीं समझते कि उसकी कोई ना कोई वजह होगी। क्या वजह होगी? और सच तो यह है कि मुझे जानना भी नहीं है। पापा, पालनपुर गांव में जुग्गन पहलवान का बेटा कालिया अखाड़े में कुश्ती लड़ने के लिए हमारे गांव आया हुआ है और पिछले 3 दिनों से कोई भी पहलवान कालिया को कुश्ती में नहीं हारा पाया है। पापा, कल मैंने उसे चुनौती दी थी और आज अखाड़े में उसी से कुश्ती लड़ने के लिए जा रहा हूँ। क्या पालमपुर गांव का जुग्गन का बेटा भी पहलवान बन गया है? मेरी बात मान वाली, अभी भी वक्त है, मत जा। भीमा की बात सुनकर वो अपने घर से बाहर निकल गया। भीमा बाली को रोकता रह गया, मगर बाली ने भीमा की एक बात नहीं सुनी। भीमा एक दिव्यांग आदमी था, मगर अपनी जवानी में भीमा भी एक पहलवान था और तब उसके पैर एकदम सलामत थे। कुछ ही देर में बाली अखाड़े में पहुंच गया। अखाड़े में बेहद सारे लोग बाली का इंतजार कर रहे थे। कस्बे का मुखिया बाली की ओर देखकर बोला, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे बाली। हमें लगा था कि तुम नहीं आओगे, पर आपको ऐसा क्यों लगा मुखिया जी? हम सभी जानते हैं कि तुम्हारे पापा भीमा तुम्हें अखाड़े में जाने से मना करते हैं। हमें लगा कि शायद कहीं तुम्हें उनकी बात आज मान ना ली हो। वैसे तो मैं अपने पापा की बात को कभी टाल नहीं सकता मुखिया जी, लेकिन आज सवाल हमारे गांव के इज्जत का है और दूसरा मेरे मान और सम्मान का भी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बाली। कालिया बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कालिया को धूल चटा देना। मुखिया की बात सुनकर कालिया बाली की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, मुझे लड़ते हुए 5 साल से ज्यादा हो गए हैं और जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम पहली बार अखाड़े में कुश्ती लड़ रहे हो। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। चुपचाप मुझसे माफी मांग लो और यहाँ से चले जाओ। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा। माफी तो कुछ देर के बाद तुम मांगोगे कालिया, और यही सोचोगे कि काश तुम बाली की चुनौती को कबूल नहीं करते। मैं तुम्हारे भले के लिए समझा रहा था, जैसी तुम्हारी मर्जी। कालिया और बाली में कुश्ती होने लगी, लेकिन बस कुछ ही वक्त में कालिया का घमंड चकनाचूर हो गया। बाली ने कालिया को सिर्फ 2 ही मिनट में चित कर दिया। कालिया बेहद बुरी तरह से हार गया। हारने के बाद कालिया गुस्से में आकर बाली की ओर देखता हुआ बोला, आज पहली बार मैं हारा हूँ। मैं अपनी हार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मुझे हराने वाला एक नौसिखिया है। ये तुम्हारी नजर में नौसिखिया है कालिया, लेकिन इसके जिस्म में हमारे गांव का पहलवान भीमा का खून दौड़ रहा है। कहीं तुम उस भीमा की बात तो नहीं कर रहे जिसे चलने फिरने के लिए भी अब बैसाखी की जरूरत पड़ती है, जो अपने पैरों से चलकर एक गिलास पानी भी नहीं पी सकता। तुम अब हद से ज्यादा बोल रहे हो कालिया। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं अपने पापा के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। जाने दो बाली, कालिया हार गया है और वो अपने हार को कबूल नहीं कर पा रहा है।
ये तुम्हें उकसा रहा है, इसके उकसावे में मत आओ। ये चाहता है कि तुम गुस्से में आकर इसके ऊपर हाथ छोड़ दो और यह अखाड़े का झगड़ा दो गांव के झगड़े में बदल जाए। इतना कहकर कस्बे के मुखिया ने बाली को विजयी घोषित कर दिया। बाली खुशी खुशी अपने घर आ गया। बाली अपने घर पर आकर बेहद खुश था। बाली को खुश देखकर भीमा ने उससे कुछ नहीं बोला और आंखें बंद करके चुपचाप सोने का नाटक करने लगा। इधर कालिया हार कर छोटा सा मुंह लिए हुए अपने अब्बू जुग्गन के सामने खड़ा हुआ था। मैंने 20 साल तक अखाड़े में बड़े से बड़े पहलवानों से लड़ाई की, मुझे आज तक कोई हरा नहीं पाया। मैंने तुझे पहलवानी का एक एक दांवपेच सिखाया और तुम एक नौसिखिए से हार कर आ गया, मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। ये सच है पापा, मैं एक नौसिखिए से हारा हूँ, मगर वो नौसिखिया कोई आम लड़का नहीं, बल्कि उस गांव के अपने जमाने के नामी पहलवान भीमा का पुत्र है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें भीमा के बेटे ने चुनौती दी है? क्या भीमा ने अपने बेटे को अपनी तरह कुश्ती लड़ना सिखाया है? इसी बात का तो अफसोस है पापा कि उसके पापा उसके कुश्ती लड़ने के खिलाफ रहते हैं। कहते हैं बाली को लड़ाई के दाव पेच विरासत में मिले हैं। फिक्र मत करो बेटा, 3 दिन बाद मेरे अखाड़े का पहलवान उस बाली को चुनौती देगा। आप बाली की ताकत को नहीं जानते पिताजी, उसे हराना बहुत मुश्किल है। तुम अभी पहलवानी के बारे में कुछ नहीं जानते। मत भूलो कि तुम्हारे पापा इस गांव में अखाड़ा चलाते हैं और मेरे अखाड़े का नाम कहाँ मशहूर है, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। 3 दिन बाद जुग्गन एक पहलवान के साथ बाली के कस्बे पहुंच गया और मुस्कुराता हुआ कस्बे के मुखिया से बोला, तुम्हारे गांव के एक नौयुवक ने मेरे बेटे कालिया को बड़ी आसानी से हरा दिया। तुम क्या कह रहे हो? साफ साफ बोलो। मेरा पहलवान बाली को चुनौती देने आया है। इसका कहना है अगर बाली वाकई में एक मर्द है तो आज दोपहर में वो आकर इससे कुश्ती लड़े या फिर चूड़ियां पहनकर अपने घर बैठ जाए। इतना कहकर जुग्गन पहलवान को लेकर वहां से निकल गया। मुखिया तुरंत बाली के पास पहुंचा और उसे सारा मसला कह सुनाया। ठीक है मुखिया जी, मैं दोपहर को सही वक्त पर अखाड़े में पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया, लेकिन मुखिया नहीं जानता था कि मुखिया और उसकी ये बात भीमा दरवाजे के पास खड़ा हुआ सुन रहा था। बाली दोपहर में जाने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी भीमा ने बाली से कहा, ये जुग्गन की चाल है बाली, तुम उसकी झांसे में मत आना। वो पहलवान तुम्हें चुनौती देने नहीं बल्कि वो तुमसे बदला लेने आया है। मैं जुग्गन को बहुत वक्त से जानता हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था बेटा, लेकिन अब वक्त आ गया है तुम्हें बताने का। मेरी इन दोनों टांगों को देख रहे हो, ये किसी वक्त में बिल्कुल सही थी। जुग्गन को जिस अखाड़े से लाखों रुपए की महीने की आमदनी होती है वो अखाड़ा मेरा था। क्या आपने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? अगर वो आपका अखाड़ा था तो फिर आप उस गांव को छोड़कर यहाँ पर क्यों चले आए? सालों पहले मेरे पापा उस अखाड़े के मालिक थे, उनके बाद मैं उस अखाड़े का मालिक बना। लेकिन इस जुग्गन ने बड़ी चालाकी से मुझे उकसाया। जब मैं कुश्ती के लिए अखाड़े में उतरा तो उसने सबके सामने एक शर्त रखी कि अगर वो मुझे हरा देगा तो ये सारा अखाड़ा उसका हो जाएगा। मैं अपनी जवानी के जोश में था, उसकी चालाकी को समझ नहीं पाया। जुग्गन ने धोखे से मेरी आंखों में लाल मिर्च डाल दी। कुछ देर के लिए मुझे दिखाई देना बंद हो गया और उसने बड़ी चालाकी से मेरी दोनों टांगों को तोड़ दिया। मेरा अखाड़ा मुझसे छीन लिया गया और मैं सड़क पर आ गया। मैं तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को लेकर इस गांव में चला आया। तुम्हारी मम्मी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और कुछ ही सालों बाद इस दुनिया से वो चली गई। आपका मान और सम्मान मैं आपको वापस लौटाऊंगा पिताजी। इतना कहकर बाली बेहद तेजी से घर से बाहर निकल गया और अखाड़े में जा पहुंचा। बाली को देखकर जुग्गन मुस्कुराता हुआ बोला, अगर मेरे इस पहलवान ने तुम्हें अखाड़े में हरा दिया तो तुम्हारा मकान मेरा हो जाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? भला ये कैसी शर्त है? तुम्हारे शर्त को कबूल नहीं किया जा सकता। मुझे कबूल है।
बाली, जोश में काम मत लो। आज मेरे पापा ने मुझे जो बातें बताई हैं उसे सुनकर मेरे होश उड़ चुके हैं। आप बेफिक्र रहिए मुखिया जी, मैं इस पहलवान को धूल चटा दूंगा। कुछ ही देर में पहलवान और बाली में कुश्ती होने लगी, लेकिन पहलवान ने बेहद चालाकी से और अपने दाव पेच के जरिए बाली की एक टांग तोड़ डाली। बाली बेहद बुरी तरह से हार गया। जुग्गन ने बाली और भीमा को उसके घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। बाली एक टांग से लंगड़ाता हुआ अपने अब्बू को लेकर जंगल की ओर निकल गया। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है बेटा, रुके पापा, मैं आपको अभी पानी देता हूँ। बाली भीमा को पानी देने ही वाला था कि तभी एक बेहद बूढ़ा आदमी बाली के पास आकर बोला, मुझे भी पानी दे दो बेटा, मुझे भी बहुत जोर की प्यास लगी है। बाली को उस बूढ़े आदमी पर रहम आ गया। बाली ने वो पानी उस बूढ़े आदमी को पिला दिया। पानी पीकर वो बूढ़ा आदमी बोला, तुमने अपने पापा को पानी क्यों नहीं पिलाया? मेरे पापा कुछ वक्त प्यास और बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन आप बूढ़े थे, इसीलिए मैंने आपको पानी पिला दिया। बाली ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक देखते ही देखते उस बूढ़े आदमी का रूप बदल गया और वो एक बेहद ताकतवर पहलवान में बदल गया। बाली और भीमा भी रहस्यमय नजरों से उस पहलवान की ओर देखने लगे। कौन हो तुम? मैं एक जादुई पहलवान हूँ, मैं जादुई दुनिया से आया हूँ। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम परीक्षा में पास हो गए। मुझे पता है कि जुग्गन ने तुम्हारे साथ क्या किया है। उसकी इस हरकत से हमारी जादुई पहलवानों की दुनिया का नाम बहुत बदनाम हो चुका है। अब उसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। इतना कहकर उस पहलवान ने अपना हाथ आगे कर दिया और देखते ही देखते बाली और भीमा बिल्कुल दुरुस्त हो गए। ये जादुई अखाड़े का रेस्टोरेंट है। यहाँ तुम अपने मेहमानों से कुश्ती लड़वाने के साथ साथ रेस्टोरेंट भी चला सकते हो। लेकिन आपने हमारे लिए ये सब कुछ क्यों किया? क्योंकि तुमने मुझे पानी पिलाया है और जादुई पहलवानों की दुनिया में मदद करने वालों को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। इतना कहकर वो जादुई पहलवान गायब हो गया। बाली और भीमा भी उस जादुई अखाड़े के रेस्टोरेंट में रहने लगे। वो जादुई अखाड़े का रेस्टोरेंट कुछ ही दिनों में बेहद मशहूर हो गया और जब ये बात जुग्गन के कानों तक पहुंची तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने अपने बेटे कालिया से कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं भीमा से वो जादुई अखाड़ा भी छीन लूंगा। इतना कहकर जुग्गन कालिया को लेकर उसी जादुई अखाड़े में पहुंच गया और उसने कुश्ती के लिए भीमा और बाली को चुनौती देते हुए बोला, कुश्ती तो होगी जुग्गन, लेकिन इस जादुई अखाड़े के अंदर। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो बोलो, हाँ मुझे मंजूर है। और भीमा और जुग्गन, बाली और कालिया में कुश्ती होने लगी। जुग्गन और कालिया ने बेहद चालाकी से जैसे ही लाल मिर्च उन दोनों की आंखों में डालने की कोशिश की कि तभी वो मिर्च उन दोनों की आंखों में खुद ब खुद चली गई। भीमा और बाली ने बड़ी ही तेजी से जुग्गन और कालिया की टांगें तोड़ दी। भीमा जुग्गन की ओर देखता हुआ बोला, मैं जानता था कि तुम इस बार भी हमारे साथ छल करने के लिए आए हो, इसलिए मैंने तुम्हें जादुई अखाड़े में लड़ने के लिए ललकारा। क्योंकि इस जादुई अखाड़े की एक खासियत है कि यहाँ जो भी धोखा करता है वो धोखा खुद उसकी ओर पलट चला जाता है। उसके बाद वो दोनों सारी उम्र दिव्यांग ही रहे। भीमा और बाली मिलकर आज भी उस जादुई अखाड़े के रेस्टोरेंट को चलाते हैं। अतिकाय अखिलपुर का एक बहुत ही नामचीन पहलवान था। अतिकाय ने पूरे अखिलपुर राज में सबको अपने पहलवानी का लोहा बनवा दिया था। कई गांव जीतने के बाद आज वो रत्नपुर गांव में वहां के सरपंच से बात कर रहा था। बताइए, कौन है यहाँ दमदार जो लड़े मुझसे और मुझसे हारने की हिम्मत कर पाएगा? भैया, जब आप आए हो और यही सवाल उठा रहे हो तो हम कह चुके हैं कि इस कस्बे में जो पहलवान है उन्हें मैं आपसे लड़ने नहीं दूंगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो या तो मुझसे लड़े और अगर हिम्मत ना हो तो फिर अपनी हार को कबूल कर ले और इस कस्बे के सारे अखाड़े मेरे नाम कर दिए जाएं।
अरे भैया, हमें लड़ना नहीं है। हम कोई जमीन आपके नाम नहीं करेंगे। अब जाइए। मसल दूंगा अपने इन चट्टाने भरे हाथों से। मैं किसी की नहीं सुनता। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी बात सुनूं, तो अपनी बातों से नहीं, अपनी ताकत से हरा कर दिखाओ मुझे। अच्छा, कुछ वक्त दीजिए हमें पहलवान जी। कल तक का वक्त देता हूं तुम्हें। अगर मुझे सुबह तक जवाब नहीं मिला तो अपने बादशाही के बादशाह से कहकर अपने कस्बे को बर्बाद कर दूंगा और इन चट्टानों भरे हाथों से मसल दूंगा। जी 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 पहलवान जी। पहलवान वहाँ से चला गया। हे ऊपर वाले, ये अहंकारी बला कहाँ से आ टूटी इस कस्बे में। ऊपर वाला ही जाने अब क्या होगा। अगला दिन भी आ गया। क्यों सरपंच, कहाँ है तुम्हारे पहलवान? अभी मसल दूंगा उन्हें। कसम है मुझे अपने बाजुओं की। माफ करो पहलवान जी, जैसे ही मैंने कहा कि अतिकाय पहलवान से लड़ना है तो लोग भाग निकले और वो यहाँ आए ही नहीं। उन्होंने कस्बे का अखाड़ा आपके नाम कर दिया है। जानता था कोई नहीं इस दुनिया में जो मुझे हरा सके। जी, अब महान है पहलवान जी। चलो, अब अगले कस्बे के लिए निकलता हूँ। ये कहकर पहलवान वहाँ से चला जाता है। जाओ जाओ, जब आओगे हमारे मंत्री के हाथों में तब खुद समझ जाओगे। अखिलपुर राज का पड़ोसी राज्य अखंडपुर था और पहलवान जिस गांव की ओर बढ़ रहा था वो गांव अखंडपुर में आता था, जहां के मंत्री नीलकंठ उसी गांव में रहते थे। वो बहुत ही होशियार थे और उनकी बुद्धि के आगे कोई बल काम नहीं आता था। आज महाराज राजन के दरबार में एक दूत एक संदेश लेकर आया था। सभा में नीलकंठ भी मौजूद थे और वो सब कुछ सुन रहे थे। कहो राजदूत, क्या पैगाम लाए हो? बादशाह, मेरा नाम कमलनाथ है। मैं अखिलपुर बादशाही से हूँ। मैं यहाँ आपको हमारे बादशाही के सबसे बड़े पहलवान अतिकाय की तरफ से चुनौती का पैगाम लेकर आया हूँ। और ये पैगाम है किसके लिए? ये इस बादशाही के सारे पहलवानों के लिए है बादशाह। मैं पहलवान अतिकाय के शब्द अब आपके आगे दोहराने जा रहा हूँ। मैं अतिकाय अपने बादशाही में सारे अखाड़ों को जीतकर दूसरे बादशाही की तरफ निकल रहा हूँ। अपने पैगामों से सारे अखाड़े छीन लेता था और उन्हें अपने नाम कर लेता था। और अब दूसरे बादशाही में पहलवानों को हराना मेरे लिए तोहफा है। आपके बादशाही में जो सबसे बड़ा पहलवान हो उसे ले आए। इतना घुमा फिरा कर आखिर ये तुम्हारा पहलवान कहना क्या चाहता है? यदि अगर आप इजाजत दे तो मैं बताऊं बादशाह। कहो नीलकंठ। साफ शब्दों में वो ये कह रहा है कि अगर उसने इस बादशाही के पहलवानों को हराया तो उसके बादशाही का नाम ऊंचा होगा और हमारे बादशाही का नीचा। क्या बस एक खेल को इतना बड़ा बना देना कि बादशाही के रिश्ते बिगड़ जाएं? आखिर उसे अखिलपुर के बादशाह ने ऐसी पैगाम की इजाजत कैसी दी? अगर पैगाम आई है तो आप इसे इनकार भी कर सकते हैं बादशाह। किसी का पैगाम कबूल करना या ना करना तो हमारा फैसला है। बात तो तुम ठीक कह रहे हो बादशाह। अगर आपकी इजाजत हो तो मेरे बादशाह ने ऐसे हालातों में एक बात कहने को कहा था। इजाजत हो तो कहूँ? सुनाओ। अखिलपुर बादशाही से बड़े पहलवान पूरे दुनिया में नहीं है। आखिर हर बादशाही किसी न किसी बहाने से पीछे छिपने की कोशिश करेगा, लेकिन अखिलपुर के बादशाह वीर है। वो पैगामों से कभी नहीं भागेंगे। अच्छा, तो तुम्हारा पैगाम मंजूर किया जाता है। 1 हफ्ते में बादशाही के अखाड़े में तुम्हारे पहलवानों को लेकर आना। जो हुकुम बादशाह। ये कहकर वो दूत वहाँ से चला गया। उसके जाते ही राजा ने मंत्री नीलकंठ से कहा, नीलकंठ, बादशाही के सभी बड़े पहलवानों को खबर कर दो कि हफ्ते भर में कुश्ती का अखाड़ा तैयार किया जाएगा और मुझे पहलवानों की पूरी खबर कल तक मिलनी चाहिए। जो हुक्म बादशाह। नीलकंठ ने दूत की चाल बखूबी समझी और राजा के कहने पर उसने राज्य के सबसे बड़े पहलवान को बुलवा लिया।
आज नीलकंठ के घर 2 लोग आए थे। एक तो पहलवान रघु था, लेकिन ये दूसरा इंसान कौन था? आइए आइए, आप दोनों आइए। आपने तो कहा था कि आपने बस मुझे ही बुलवाया है, पर ये महाशय कौन है? नहीं, ये यहाँ दूसरे काम से आए हैं, तुम इसकी फिक्र मत करो। जैसा आप कहे मंत्री जी। तो किस वजह से आपने मुझे यहाँ बुलाया था? तुम तक तो खबर पहुँच ही चुकी होगी पहलवान। जैसा तुम जानते हो कि कस्बे में एक पहलवान आया है और हमारे कस्बे में सबसे बड़े पहलवान तुम हो। जाओ और तैयारियां करो। बादशाह का हुक्म है कि 1 हफ्ते बाद बादशाही के अखाड़े में कुश्ती लड़नी होगी। जो हुक्म मंत्री जी। रघु वहाँ से निकल पड़ता है और नीलकंठ दूसरे आदमी से कहता है, गुप्तचर, मैंने तुम्हें यहाँ बहुत ही खास काम से बुलाया है। तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है। आप बस हुक्म करिए मंत्री जी। यही उम्मीद थी तुमसे। नीलकंठ ने कोई नई युक्ति रची थी और गुप्तचर भी उनकी युक्ति का एक हिस्सा थे। नीलकंठ गुप्तचर को उसके हिस्से का काम समझा देते हैं। गुप्तचर वहाँ से चला जाता है। अब जब बिल में हाथ डाल ही दिया है तो देखते हैं कि सांप निकलता है या फिर चूहा। नीलकंठ खबर लेकर राजा के पास जाता है। बादशाह को सलाम। क्या खबर लाए हो नीलकंठ? मैंने अपने बादशाही के सबसे बड़े पहलवान को लड़ने के लिए बुला लिया है और हफ्ते भर में उसे अखाड़े में लड़ने का हुक्म दिया है। मैं जानता हूँ नीलकंठ कि तुम जब तक जीतने का पूरा रास्ता नहीं खोलते तब तक तुम यहाँ नहीं आओगे। हाँ बादशाह, मैंने सारे इंतजाम कर लिए हैं। अब आप बेफिक्र रहिए, जीत का इंतजार कीजिए। 1 हफ्ता बीत गया और सब अखाड़े में पहलवानी का खेल देखने आए थे। अतिकाय और रघु एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और देखते ही देखते पहलवानी शुरू हो गई। नीलकंठ, ये अपना पहलवान रघु तो शुरुआत से हारता दिख रहा है। आखिर तुम जीतोगे कैसे? नीलकंठ ने केवल एक मुस्कान से जवाब दिया और अखाड़े की ओर देखा। अखाड़े में अतिकाय ने रघु को गिरा दिया था और उसके ऊपर बैठ गया। रघु ने अपनी शिकस्त स्वीकार कर ली थी। महाराज की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या मजाक है? तुमने कहा था कि हम जीत जाएंगे। अभी नहीं बादशाह, अभी अतिकाय ललकारेगा और मैं अखाड़े में उतरूंगा। खुद को चोट पहुंचाने का और कोई रास्ता नहीं मिला तुम्हें जो उस पहलवान से लड़ने जा रहे हो। देखते रहिए बादशाह। ठीक है कोई इस धरती पर जो मुझे पैगाम दे सके? आओ और मुझे हरा कर दिखाओ। नीलकंठ ने अखाड़े में कदम रखा और कहा, मैं भून पहलवान हूँ, कुछ कुश्ती हमसे भी कर लीजिए। अब ये भी लड़ेंगे क्या? बस इस कद के ही लोग बचे इस बादशाही में? कोई बात नहीं, अभी मसल दूंगा इन चट्टान जैसी बाजुओं के बीच में। और उसी वक्त नीलकंठ पहलवान से कुछ कहता है और पहलवान हक्का बक्का रह जाता है। दोनों फिर आमने सामने आ जाते हैं और देखते ही देखते मुकाबला शुरू होता है। तो अब ये दाव संभालो पहलवान। सबके सब चौंक गए। नीलकंठ ने अपने बाजुओं से उसे गिरा दिया और पहलवान धराशायी हो गया। मैं हार मानता हूँ। मैंने अतिकाय पहलवान को हरा दिया है और अब ये पहलवान कभी भी पहलवानी नहीं करेगा। क्यों अतिकाय? हाँ, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे माफ कर दीजिएगा। ठीक है, जाओ। सब खुशी से झूम उठे और महाराज, जिन्हें कुछ समझ नहीं आया, वो भी इस वक्त खुश नजर आ रहे थे। शाम हो गई और राजा के कमरे में नीलकंठ और वो गुप्तचर खड़े थे। कैसे? क्या? अरे भाई, तुमने ये किया कैसे? दरअसल बादशाह, मैंने अपने गुप्तचर को कुछ छानबीन करने के लिए भेजा था। छानबीन में तुम्हें क्या मिला गुप्तचर? जी मंत्री जी, पहले मुझे पहलवान की छानबीन करने के लिए भेजा तो मैंने देखा कि वो राजदीत और अतिकाय पहलवान को मिलकर रघु पहलवान को रिश्वत दे रहे थे।
क्या? और रघु ने ये रिश्वत ले ली? जी बादशाह, और ये नजारा देखने के बाद मैं अखिलपुर बादशाही पहुंचा और जाना कि पहलवान सबको बादशाह के नाम से डराया करता है और कोई उससे लड़ने तो आगे आता ही नहीं है। पर नीलकंठ, आखिर तुम जीत कैसे गए? बस जब आपको प्रणाम किया था तभी मैंने उससे कहा कि भैया मैं तुम्हारे बारे में सब जान गया हूँ, अगर बचना चाहते हो तो यहाँ हार जाओ, वरना बादशाह से कहकर तुम्हें जेल में डाल दूंगा। मंत्री जी ने मुझे उनके बादशाह तक एक पैगाम पहुंचाने के लिए भी कहा था, तो जब वो वहां पहुंचेंगे तो पहलवान और उस दूत की पोल खुल चुकी होगी और वो उन दोनों को पक्का बंदी बना लिया जाएगा। मगर ये सब लोग बादशाह का नाम इस्तेमाल करके नाम कमा रहा था और लोग इसके खौफ से इसे जीतने दे रहे थे, और जैसे ही पोल खुली ये हार मानकर भाग निकला। जी बादशाह। तब तो ये भगोड़ा पहलवान निकला। इस तरह से नीलकंठ ने अपनी सूझबूझ से उस ढोंगी भगौड़े पहलवान को भगा दिया और अपने राज्य का नाम बचा लिया। नीलकंठ ने अपने दुश्मन के बारे में हर जानकारी इकट्ठा की और उसे बुद्धि से मात दे दिया।